गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली एफएम का है 6 सेमेस्टर। तो इसमें डेफिनेशन देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है मिनिमम द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्चुअली कैपिटल जो फाइनेंस होता है इन इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज, तो डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये जो डिफरेंट सोर्स है उसको उन सोर्स को रिटर्न क्या मिलेगा, और रिटर्न रेट नेट इफेक्टिव रेट मिनिमम दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको समझने के लिए देखना होगा कितना तरीका सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसको रिटर्न रेट क्या दिया जाएगा। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एंड देयर रिटर्न, और रिटर्न रेट जब फाइंड करेंगे, रिटर्न इसमें रिटर्न क्या रिटर्न मिलते और रिटर्न रेट क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो डिफरेंट सोर्स में अगर देखें, पहले एक्सटर्नल सोर्स लेते। एक तो हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स में एक तो लेते लोन, ठीक है ना। तो लोन को क्या रिटर्न देते, ऑब्वियसली इंटरेस्ट, ए फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। अब इसका कॉस्ट कितना परसेंट वो हम लोग आगे सीखेंगे। बी, लोन में एक और होता है डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो डिबेंचर्स को क्या रिटर्न देते, डू सेम, इसको भी इंटरेस्ट देते। थर्ड थर्ड अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स लिए तो इतना, इंटरनल सोर्स में आ जाते हैं। ओके, बी इंटरनल सोर्सेस। तो इंटरनल सोर्सेस में क्या हो रहा है, एक हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर्स, इनको क्या देते, डिविडेंड, फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं ना, तो इनका हो गया डिविडेंड। एंड सेकंड इक्विटी, इक्विटी शेयर्स, बट इक्विटी को जो रिटर्न देते वो फिक्स नहीं है, इट मे बी डिविडेंड, डिविडेंड भी हो सकता है। कुछ कंपनी डिविडेंड देते नहीं तो उसमें अर्निंग्स भी हो सकता है, ठीक है। अगेन ये भी हो सकता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी तो हो सकता है ना। तो कंपनी का शेयर खरीदे बेचे, बीच में डिविडेंड नहीं ना, डिविडेंड मिला, अर्निंग्स तो है कंपनी का लेकिन अर्निंग्स में नहीं दिया जा रहा है, एज ए डिविडेंड ही तो दिया जाता है। तो उसमें वैल्यू मार्केट में बढ़ गया तो बेच के प्रॉफिट आया तो कैपिटल गेन आएगा, तो वो भी रिटर्न माना जाएगा। तो इक्विटी में रिटर्न इतना हो सकता है। अगेन सी, एक और सोर्स है इंटरनल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी प्रॉफिट अर्न किए, रिटेन किए, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। तो ये बोलो तो किसका अर्निंग्स को रिटेन किया गया, डिवेंचर होल्डर्स का, लोन होल्डर्स का, या प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी। एक्चुअली ये अर्निंग्स रिटेन होता है इक्विटी का, ये प्रेफरेंस डिविडेंड तो फिक्स्ड, वो पे करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसमें से इक्विटी को देते, इक्विटी को नहीं दिए तो रिटेन किए। तो ऑब्वियसली ये जो रिटेन अर्निंग्स इज द अर्निंग्स ऑफ इक्विटी होल्डर्स। तो इसमें एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली जो इक्विटी का रेट आएगा ना वही सेम रेट, तो ये हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मोर और लेस ये सेम होता है, समटाइम्स इट में वैरीज। तो हम लोग बस सीखेंगे आप इसमें कि डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज जो रिटर्न है और रिटर्न रेट इफेक्टिव मिनिमम रेट क्या होना चाहिए वो कैलकुलेशन सीखेंगे। और इन सबको जब टोटल को एवरेज कर लेंगे तो वेटेड एवरेज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में हम लोग यही सीखना है कि रिटर्न रेट क्या है। तो हम लोग कुछ फार्मूलाज देखते, फार्मूला पहले लिख लेते और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट वीडियो में हम आपको 3 फार्मूला देंगे, लोन, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, तो दोनों एक ही जैसा है।
और इससे हो जाएगा। फिर बाद में इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, वेटेड एवरेज, ये सबको डिस्कस किया जाएगा। नो थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला एक, इसको कैपिटल लेटर में लिख रहे ए, कॉस्ट ऑफ लोन, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे के एल से। समटाइम्स लोन और डिबेंचर एक ही माना जाएगा, लेकिन फिलहाल दो अलग अलग नाम दिए चलो, ठीक है। लोन तो उसका कैसे कैलकुलेशन करोगे, और फिर डिबेंचर तो कैलकुलेशन कैसे होगा। कॉस्ट ऑफ लोन के एल, पहले फॉर्मूला लिखते और इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। के एल इक्वल टू, इनको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आई मान लेते, इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। ये हो जाएगा बिफोर टैक्स, मेनली ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रहे तो मतलब आफ्टर टैक्स करना होगा, तो इससे इनटू कर लोगे 1 माइनस टी, दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ लोन। तो आई इंटू 1 माइनस टी, दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ लोन। तो where I equal to, this is I equal to rate of interest or T is rate of tax divided by 100, ठीक है। एंड यस, इसका कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम अगर अभी एक एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। से ए लिमिटेड took loan rupees 10 lakh at 12% interest, ठीक है ना। if rate of tax is 30%, find KL, कॉस्ट ऑफ लोन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले फॉर्मूला से लिखते हैं, अब उसको डिटेल्स हम एक्सप्लेन करके देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो जाता है। ओके, आई मतलब क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, तो के एल इक्वल टू सोल्यूशन, के एल इक्वल टू बोलो क्या होगा, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30/100 कितना होगा 0.30, 1 माइनस 0.3 कितना होता है 0.7, 0.7 इंटू 12, तो 7 इंटू 12 8.4, तो कॉस्ट ऑफ लोन कितना परसेंट हो गया 8.4%, क्लियर। तो ये 8.4% को हम दूसरा वे से कैलकुलेशन करते हैं। मान लो मैंने लोन लिए, आपसे लोन लिए 12 लाख, एक साल बाद आपको इंटरेस्ट कितना देंगे 12%, तो 10 लाख पे 12% कितना होता है 1,20,000। आपका इनकम कितना हो गया 1,20,000। अब इनकम अर्न किए तो आप टैक्स भी पे करोगे, कितना परसेंट टैक्स पे करोगे, यहाँ 30% बोल दिया, तो इसका 30% 36,000 टैक्स पे कर दोगे। तो 1,20,000 से 36 माइनस करो, 120 माइनस 36, ये कितना होता है 84,000। तो आपका इनकम कितना हो जाएगा आफ्टर टैक्स 84,000, मिनिमम 84,000 हो गया, ठीक है ना। अब बोलो तो आप कितना इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, तो अगर रिटर्न देखा जाए 84,000 आप कमाए, कितना आप इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, इनटू परसेंटेज करके देखो 84,000 डिवाइड बाई 10 लाख, यस, इनटू 100, ये होता है आपका 8.4%, ठीक है। तो उतना आ गया ना जो पहले फॉर्मूला अप्लाई किए थे, आई इंटू 1 माइनस टी। ओके, एकदम सिंपल फार्मूला। तो लोन के लिए ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अब अगर बोलता है कॉस्ट ऑफ लोन बिफोर टैक्स, तो ये 1 माइनस टी नहीं देखना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लोन, ठीक है। या आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स कन्वर्ट करोगे, आफ्टर टैक्स आ गया, आफ्टर टैक्स को बिफोर करना है, कैसे करोगे, सोचो ये आपका बिफोर था और इसको इनटू किए तो आफ्टर हो गया ना, तो ये आफ्टर है, तो इसमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो बिफोर आ जाएगा। मतलब के एल पे बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा बोलो तो ना, के एल आफ्टर टैक्स, ये तो आफ्टर टैक्स था, और डिवाइड बाय क्या करोगे 1 माइनस टी, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ लोन बिफोर टैक्स, ठीक है, समझ गए हैं। तो ये था कॉस्ट ऑफ लोन का फॉर्मूला। सेकंड आ जाते हैं डिबेंचर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बी
कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड शॉर्ट इसको लिखोगे के डी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के डी से डिनोट करोगे। सर लोन और डिबेंचर तो दोनों ही तो एक ही चीज़ है, लोन ही होता है ना, लेकिन डिफरेंस क्या देखो, लोन कभी इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब नहीं हो सकता है। लोन 10 लाख लिया तो 10 लाख ही है, रीपे करेंगे कम होगा, और लोगे तो बढ़ेगा लोन, लोन अमाउंट में चेंजेस आएगा, उसका कभी फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू, ये सब वैल्यू होता नहीं। बट डिबेंचर सिक्योरिटीज, इसको इशू किया जाता है प्रीमियम डिस्काउंट में, फिर आपका रिडम्पशन भी होता है, और इसमें इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेशन होता है, रिटर्न फेस वैल्यू पे आएगा। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू से भी हो सकता है, तो इसका कैलकुलेशन ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा। लोन में इस तरह सिचुएशन होता नहीं। तो इसमें फिर क्या क्राइटेरिया है, डिबेंचर का नेचर देखना होगा। अगर है इरिडीमेबल मतलब परपेचुअल, इफ डिबेंचर्स आर परपेचुअल मतलब नॉट रिडीमेबल, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल टू आई, इसमें आई थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इसको आफ्टर टैक्स करने के लिए क्या किए थे, 1 - 2 मल्टीप्लाई किए थे, मतलब इनकम हो गया आपका एनुअली इतना इनकम होगा आफ्टर टैक्स, डिवाइड बाय एन पी इंटू 100। ठीक है, तो फिर एन पी क्या है, आई तो इंटरेस्ट है ना, रेट नहीं, रेट नहीं, इसमें आई भी चेंज हो जाएगा, वेयर आई इक्वल टू इंटरेस्ट पर डिबेंचर, मतलब एक एक डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट, अगर फेस वैल्यू 100 12% तो 100 पे 12% 12 भी आएगा, तो रेट और इंटरेस्ट पर डिबेंचर सेम हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 और इंटरेस्ट रेट 12%, तो 10 पे 12% करोगे तो 1.2, तो इंटरेस्ट पर डिबेंचर 1.2। फेस वैल्यू 50, इंटरेस्ट रेट 10%, तो 50 पे 10% कितना 5, तो आई फाइंड करोगे, रेट नहीं, अब इसमें इंटरेस्ट पार डिबेंचर फाइंड करोगे। क्लियर। नेक्स्ट, टी तो पता है टैक्स रेट, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, और एन पी इक्वल टू नेट प्रोसीड्स पार डिबेंचर। इसको कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। नेट प्रॉफिट मतलब क्या हो सकता है ना, इशू प्राइस, दिस इज इक्वल टू इशू प्राइस पर डिबेंचर, इससे माइनस कर दोगे फ्लोटेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट पर डिबेंचर। फ्लोटेशन एक्सपेंसेस मतलब होता है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इशू, इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस, कमीशन, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटर के थ्रू से है तो, प्लस स्टाम्प ड्यूटीज, पेपर्स एक्सेट्रा, प्रोसीड पर एडवर्टाइजिंग, पब्लिक नोटिस, ये सब के लिए जो भी खर्चा लगता है एक एक शेयर इशू करने में, वो लेस कर देना। ठीक है, और इट में भी मार्केट प्राइस, अब मार्केट से खरीदोगे तो मार्केट प्राइस देखोगे माइनस फ्लोटेशन, उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस पार्टी वेंचर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट देखोगे और ये परसेंटेज इससे आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल ले, ए एक्स लिमिटेड, एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिबेंचर्स रुपीज 200 ईच, हम थोड़ा सा चेंज करके 100, नॉर्मली 100 होता है, इसमें 200 ईच एट 10% प्रीमियम। ठीक है, 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल, सॉरी रिडम्पशन अभी नहीं ले रहे, परपेचुअल मतलब ये कंपनी का लाइफ जितना उतना है, दैट्स नेवर बी रिडीम्ड। द expenses on issue rupees say 1 लाख, ऑब्वियसली टोटल पर शेयर पर डिबेंचर नहीं। ठीक है ना, तो फाइंड के डी इफ टैक्स रेट
टैक्स रेट इज 40%। ओके, तो कंपनी इशू किया कितना, 20,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू कितना है 200 ईच, इशू प्राइस 10% प्रीमियम। तो हम लोग को देखना होगा क्या क्या देखना है। देखो, आई चाहिए, टी चाहिए, आई चाहिए, टी चाहिए और एन पी चाहिए। तो सॉल्यूशन, सबका नोटेशन पूरा फुल फॉर्म में पहले लिखोगे फिर नोटेशन यूज करोगे, ठीक है ना। आई मतलब इंटरेस्ट पर डिबेंचर, ये सारा लिख लेना। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 200 पे कितना परसेंट, 8%, दैट इज 16। इन्हें कि 8% तो आई 8 नहीं, इसमें फेस वैल्यू पे परसेंटेज करोगे। फिर टी कितना है, टी तो 40% दे दिया, इक्वल टू कितना 0.40। और एन पी इशू प्राइस से क्या माइनस करोगे, प्रोड्यूसन एक्सपेंसेस। इशू प्राइस कितना था 200 पे 10%, 20 रुपया प्रीमियम ऐड किए तो इशू प्राइस कितना 220। और 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था, लेकिन ये तो एक का नहीं है, 20,000 डिबेंचर के लिए। तो 4 जीरो कैंसिल, 5 रुपीज एक्सपेंसेस पर डिबेंचर लगा। तो 220 माइनस 5 कितना हो गया 215। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 215। इशू प्राइस है तो इशू प्राइस, उससे प्रोड्यूसन एक्सपेंसेस पर डिबेंचर माइनस कर दोगे, ठीक है। और मार्केट तो मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस माइनस करोगे। देखो के डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला एक बार लिख लेना, आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई एन पी इंटू 100, ठीक है ना। ये एक्चुअली परसेंटेज के लिए इसलिए 100 करते हैं। आई कितना आया था, आई आया था 16। 1 माइनस टैक्स रेट कितना 0.40 डिवाइड बाई एन पी कितना 215 इंटू 100, ठीक है। 16 इंटू 0.6, 16 इंटू 0.6 9.6, 9.6 इंटू 100 960 डिवाइड बाई 215 इज इक्वल टू 4.47%। तो जहाँ रेट एक्चुअली 8% था, तो 8 नहीं, एक्चुअली जो नेट मिनिमम रिटर्न रेट वो कितना परसेंट इफेक्टिव रेट 4.47%, ठीक है। इसको आफ्टर टैक्स देखना होगा, तो इसमें 1 माइनस टी डिवाइड कर दोगे, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। या इसको ये नहीं करोगे, 1 माइनस टी इंटू नहीं करोगे, बिफोर टैक्स आ जाएगा। सॉरी, ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स के लिए 1 माइनस टी आप नहीं करोगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा। और ये आफ्टर टैक्स में 1 माइनस टी डिवाइड कर दोगे तो भी बिफोर टैक्स आ जाएगा। ओके, तो हम लोग दो चीज़, सॉरी डिबेंचर में परपेचुअल तो सीखे। अब ये रिडीमेबल होगा तो बी, इफ सॉरी ये था परपेचुअल ना, इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, उस डिबेंचर को रिडम्पशन किया जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर सर्टेन पीरियड रिडम्पशन होगा तो इसमें कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएगा देखते हैं। के डी इक्वल टू, एक्चुअली फॉर्मूला पहले इस बेसिक में आते हैं। इसमें क्या था ना, मेनली इनकम एवरेज पर एनुअली इनकम आफ्टर टैक्स कितना देखे थे, डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट्स कंपनी को क्या मिल रहा था इन 200। तो कंपनी क्या रेट से रिटर्न दे रहे हैं, ये आ गया ना। तो कंपनी इन्वेस्टर्स को क्या रेट से रिटर्न दे रहे हैं, नेट इफेक्टिव रेट, उसके लिए एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इन 200। अब रिडीमेबल तो इसमें दो तरह का इनकम आएगा, एक तो एनुअल इनकम इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट डिवेंचर तो मिलेगा, तो इसमें भी तो टैक्स माइनस करना है, 1 माइनस टैक्स। लेकिन दूसरा एक और इनकम है, कौन सा इनकम, मतलब इशू प्राइस था डिस्काउंट में और रिडम्पशन होगा 5 साल बाद प्रीमियम में। तो जब रिडम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस, मतलब उससे एक डिबेंचर इशू किया था 90 रुपीज़ में, फेस वैल्यू था 10, और रिडम्पशन किया जाएगा 105 में। हमसे ले रहे 90 और 5 साल बाद हमको देगा कितना 105। इंटरेस्ट तो हर साल देते जाएगा, वो तो मेरा इनकम है। तो इसमें जो डिफरेंस, वो तो कैपिटल गेन हो रहा है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 साल का। 105 माइनस 90 तो कितना हो रहा है 15, ये भी मेरा इनकम है। लेकिन एक साल का नहीं, कितना साल का, 5 साल का डिवाइड बाई 5, तो एनुअल इनकम आएगा। तो मतलब कैपिटल गेन को एनुअली देखना होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, 1/n ए लाइफ कितना 10 ईयर कितना साल है, इनटू रिडम्पशन वैल्यू माइनस एनपी। इसमें जो डिफरेंस वो कैपिटल गेन आया था, नेगेटिव तो लॉस आएगा, गेन तो ऐड हो जाता है, नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा। ये भी टैक्स डिडक्टेबल हो सकता है, कैपिटल गेन समटाइम्स टैक्स डिडक्टेबल, समटाइम्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज, अगर सिक्योरिटीज
आपका लिस्टेड सिक्योरिटीज है और एसटीटी पे होता है तो एग्जाम्प्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये टैक्सेबल या नहीं क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो दिस डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर में क्या था बोलो तो एनपी, वो तो इशू प्राइस था, लेकिन ये होल ईयर का देख रहे हैं तो इसमें एवरेज प्राइस देखना होगा। एवरेज मतलब क्या, एक तो नेट प्रॉफिट्स इनिशियली कितना था और रिडम्पशन प्राइस क्या होगा, रिडम्पशन वैल्यू ये भी डिवाइड बाई 2, एवरेज हो गया इनटू 100, ठीक है। तो इसमें आर बी माइनस एन पी, इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हो आर बी प्लस एन पी, है ना। अब इसमें आर बी प्लस एन पी एक ही बात है, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में प्रॉब्लम है। तो आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी, सेम थिंग याद रहेगा, इसमें माइनस करना नहीं, डिनोमिनेटर में ऐड करना। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 तो रिटर्न आ गया। अब आर बी माइनस एन पी ये जो है इसमें भी 1 माइनस टी हो सकता है, लेकिन 1 माइनस टी should be multiplied if it is a tax deductible expenditure of company, ठीक है। और अगर टैक्सेबल इनकम ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब टैक्स डिडक्टेबल मानोगे तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई कर लोगे, क्लियर। तो डिबेंचर रिडीमेबल तो के डी इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस 1 बाई एन इंटू आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। और यहाँ टैक्स तभी करोगे अगर मेंशन किया जा रहा है दिस इज टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। तो ये था रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए। इसमें भी एक हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेने के बाद प्रेफरेंस भी सिमिलर टाइप है तो उसमें भी फॉर्मूला करेंगे। एग्जाम्पल, P Limited issued 10,000 9% debentures, rupees 100 each at 5% discount, redeemable after 5 years at 10% प्रीमियम, ठीक है। इसमें भी एक्सपेंसेस हो सकता है तो एनपी में वो माइनस कर लोगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू हम नहीं दे रहे। एंड इफ रेट ऑफ टैक्स इज 30%, फाइंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कुछ नहीं दे रहे मतलब आफ्टर टैक्स ही आप मानोगे, आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन करोगे। और ये टैक्स डिडक्टेबल बोला नहीं कैपिटल गेन, तो इसमें इग्नोर कर सकते हो और करके भी दोनों भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं फार्मूला की सबसे क्या चाहिए सॉल्यूशन, हम लोग को आई चाहिए। आई तो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, इसमें 9%, 9 रुपया आएगा। तो इंटरेस्ट पर डिबेंचर कितना हो गया 9। और एन पी नेट प्रोसीड्स बोलो 100 में 5% डिस्काउंट, 5 रुपीज़ लेस कर दो, 95 इशू प्राइस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आए नहीं तो एन पी तो इतना ही हो गया। और एक देख लेते हैं आर वी रिडम्पशन वैल्यू, 5 ईयर्स आफ्टर 10% प्रीमियम, 100 पे 10% कितना होता है 110, रिडम्पशन वैल्यू कितना 110। फिर एन कितना साल बाद रिडम्पशन हो रहा है 5 ईयर्स, टैक्स रेट कितना परसेंट है 30/100 इक्वल टू 0.30, ठीक है ना। देयरफॉर के डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा आई इंटू 1 माइनस टी प्लस 1 बाई एन आर बी माइनस एन पी, इसमें भी नहीं करेंगे, डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100, ठीक है ना। मतलब इसमें सीक्वेंस की सबसे लिखे, इसमें माइनस है इसमें प्लस हो गया, एवरेज कर लिए। अब एन पी प्लस आर बी कुछ भी लिखो नो प्रॉब्लम। और यहाँ भी टैक्स माइनस करोगे अगर टैक्स डिडक्टेबल क्वेश्चन में मेंशन करेगा, आप नहीं मेंशन किया तो दोनों दिखा सकते हो, पहले मान लेना विदाउट टैक्स और फिर विद टैक्स। तो आई इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 1 माइनस टैक्स कितना है, टैक्स 0.30 प्लस 1/5, आर वी कितना है 110, एन पी कितना 95 डिवाइड बाई
110 प्लस 95 बाई 2 इंटू 100, क्लियर। तो 0.7, 9 इंटू 0.7, 9 इंटू 0.7, 6.3, दिस इज 6.3 प्लस 110 माइनस 95, 15 बाई 5, 3, टैक्स इसमें भी होता तो 1 माइनस 0.3 कर लेते, डिवाइड बाय 110 प्लस 95, 110 प्लस 95 होता है 205, डिवाइड बाय 2, दिस इज 102.5 इंटू 100, तो 9.3, 9.3 इंटू 100 डिवाइड बाई 102.5 इज इक्वल टू 9.073%। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 9.073%, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला कॉस्ट डिबेंचर्स के लिए, ओके। नाउ अब आप फॉर्मूला दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। थर्ड फॉर्मूला, सॉरी सी लिखते, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इसमें भी डिबेंचर जैसा है, रिडीमेबल या परपेचुअल। परपेचुअल तो क्या होगा, रिडीमेबल तो। नाउ इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर परपेचुअल, हम इसमें जस्ट फॉर्मूला देंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स और परपेचुअल मतलब ये रिडीमेबल नहीं, तो के पी इक्वल टू डिबेंचर से देखते कंपेयर। डिबेंचर में क्या मिलता था? इंटरेस्ट, उसमें टैक्स माइनस किए थे, तो इसमें क्या मिलेगा? डिविडेंड। इसमें तो प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, तो उसको शॉर्ट में लिखते प्रेफरेंस डिविडेंड। अब फिर कंपनी एक्ट बोल रहे हैं, अगर कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं तो कंपनी को डिविडेंड टैक्स भी देना होगा, कंपनी को ही देना है, इनकम पे डिडक्शन नहीं, होल्डर्स का टैक्स डिडक्टेबल इनकम नहीं है। तो इसमें 1 प्लस सी डी टी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, तो डिविडेंड टैक्स क्वेश्चन में है तो इसको कंसीडर करोगे, नहीं है तो इग्नोर करोगे, और ये नहीं है तो 1 प्लस दिस इक्वल टू 1 इंटू पी डी पी डी। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है तभी इसको करना, और नहीं है तो 1 प्लस सी डी टी छोड़ देना, पी डी डिवाइड बाई एन पी इंटू 100, ठीक है ना। जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, उसमें इंटरेस्ट था, इसमें क्या हो गया? प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, डिवाइड बाई एन पी इंटू 100। और अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दे रहे हैं तो 1 प्लस सी डी टी इंटू कर देना, ठीक है। वेयर पी डी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, पी डी हो गया क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, और सी डी टी तो सी डी टी रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बाई 100, ठीक है। एनपी नेट प्रॉफिट्स जैसे इशू प्राइस माइनस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वही सेम थिंग लिखोगे, ठीक है। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। एंड सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस परपेचुअल, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemable, तो सेम एज डिबेंचर, के पी इक्वल टू पी डी इंटू 1 प्लस सी डी टी, प्लस इसमें कैपिटल गेन का पार्ट ऐड करोगे 1 बाई एन आर पी माइनस एन पी, ठीक है ना, डिवाइड बाई क्या करोगे? एवरेज आर पी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100, राइट। बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। पी डी हम लिख के दिए, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड टैक्स है तभी इसको करोगे, नहीं तो इग्नोर करोगे। एन तो टेन्योर, कितना साल बाद रिडम्पशन होगा, लाइफ, और आर बी रिडम्पशन वैल्यू एन पी नेट प्रोसीड्स, और इस पर एवरेज कर दिए, हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इतना से कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम लोग इक्विटी का फॉर्मूला सीखेंगे, ओके।